नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पाठ 6 यानी इकाई 6 के सभी अभ्यास प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। पाठ का नाम है पौधों में पोषण। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नोत्तर को हल करना। अभ्यास प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर चुनकर लिखिए। ठीक है, एक प्रश्न है जिसके लिए 4 उत्तर हैं, आपको सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। सबसे पहला प्रश्न है आपका परपोषी पौधा है। देखिए, पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी और एक परपोषी। स्वपोषी यानी वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्वयं करते हैं, वे स्वपोषी कहलाते हैं। परपोषी यानी जो दूसरे पौधों का बनाए हुए भोजन पर आश्रित रहते हैं, यानी दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं, वे परपोषी पौधे कहलाते हैं। नीम, गुलाब, सहजन, यह सभी जो तीनों पौधे हैं यह आपके स्वपोषी पौधे हैं, लेकिन यह जो अमरबेल है, ठीक है, यह आपका एक कैसा पौधा होता है? परपोषी पौधा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमरबेल, यानी जो परपोषी पौधा है वह कौन सा है? अमरबेल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है कीट भक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ की भूमि में कमी होती है। कीट भक्षी यानी कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। और ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि उनमें नाइट्रोजन की, वहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए यह कीटों का भक्षण करते हैं। तो यही प्रश्न है कि कीट भक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ की भूमि में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की। ठीक है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए या छोटे मोटे कीड़ों को क्या करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो प्रश्न था कीट भक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ की भूमि में कमी होती है, ऑक्सीजन की, जल की, नाइट्रोजन की या कार्बन की। तो सही उत्तर क्या रहेगा? नाइट्रोजन की। ठीक है, संकेत की बात कर लें। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O2 होता है। जल है तो जल का संकेत क्या होता है? H2O होता है। नाइट्रोजन का क्या होता है? N होता है। और कार्बन का क्या होता है? C। तो यह इसके संकेत हो गए और इसका सही उत्तर क्या हो गया? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करके। सबसे पहला प्रश्न है हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने के कारण खाली स्थान कहलाते हैं। तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसके कारण हरे पौधों को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो इसमें क्या भरा जाएगा? स्वपोषी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। खाली स्थान पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो देखिए, जो सूर्य है यह पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, और पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी कौन सा है? सूर्य ही है। और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी चीज़ों में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है? सूर्य ही है। ठीक है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? सूर्य। अगले प्रश्न पे आते हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें क्या भरा जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इसके बाद ऐसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं खाली स्थान कहलाते हैं। तो ऐसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे पौधे मृतोपजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी। जैसे कुकुरमुत्ता, मशरूम, यह सभी कैसे हैं? मृतोपजीवी। तो इसमें क्या भरा जाएगा? मृतोपजीवी। तो अंगा वाला प्रश्न है इसका। ड्रोसेरा एक खाली स्थान कीट भक्षी पौधा है। जो ड्रोसेरा है वह कैसा पौधा है? कीट भक्षी। तो इसमें क्या भरा जाएगा? कीट भक्षी। तो यह हो गया रिक्त स्थानों की पूर्ति, जिसमें पहले में भरा जाएगा स्वपोषी, दूसरे में सूर्य, तीसरे में प्रकाश संश्लेषण, चौथे में मृतोपजीवी और पांचवें में कीट भक्षी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कॉलम क के शब्दों का मिलान कॉलम ख से कीजिए। तो चलिए मिलान करके देख लेते हैं। सबसे पहला है पत्ती। तो पत्ती किसका कार्य करता है पौधों में? प्रकाश संश्लेषण का। तो पत्ती का मिलान किससे हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण से। इसके बाद है कुकुरमुत्ता। तो कुकुरमुत्ता जो है यह मृत जीवी पौधा है, क्योंकि यह मृत पदार्थों, सड़े गले पदार्थों पर उगता है। तो इसका मिलान किससे हो जाएगा? मृत जीवी से। लाइकेन है, तो लाइकेन सहजीवी से मिलान होगा इसका। ड्रोसेरा है, यह एक कीट भक्षी पौधा है, इसलिए ड्रोसेरा का मिलान किससे हो जाएगा? कीट भक्षी से।
जंतु क्या होते हैं? तो ये विषमपोषी होते हैं, तो जंतु का मिलान किससे हो जाएगा? विषमपोषी से। तो ये आपका मिलान हो गया क का य से, ख का अ से, ग का ब से, घ का स से और अंग का द से। ठीक है, तो ये आपका सही मिलान पत्ती प्रकाश संश्लेषण, कुकुरमुत्ता मृतजीवी, लाइकेन सहजीवी, ड्रोसेरा कीटभक्षी और जंतु विषमपोषी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है संक्षिप्त उत्तर दीजिए, यानी प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षिप्त रूप में देना है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर क, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्या कहते हैं? ठीक है, किसके कारण जो पत्तियों का रंग होता है वह हरा होता है, ये आपको बताना है। बहुत ही सरल प्रश्न है। पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, पत्तियों में जो हरा लवक होता है उसको हरित लवक यानी पर्णहरित या क्लोरोफिल कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न ख है, अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। तो अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव परपोषी कहलाते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव परपोषी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें दो जीव जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और दोनों लाभान्वित होते हैं? ठीक है, तो जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और लाभान्वित होते हैं, उस संबंध को सहजीविता या सहजीवन कहते हैं। ठीक है, जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और लाभान्वित होते हैं, उस संबंध को सहजीविता या सहजीवन कहते हैं। तो यह इस प्रश्न का हो गया उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न घ है, पूर्ण परजीवी पौधे अपने किस अंग के द्वारा पोषक से जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं? आपको बताना है पूर्ण परजीवी पौधे अपने किस अंग के द्वारा पोषक से जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं? तो इसका उत्तर है पूर्ण परजीवी पौधों में चूसकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चूसकांग पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये पोषक से ही भोजन, जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं। ठीक है, पूर्ण परजीवी पौधों में चूसकांग पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये पोषक से ही भोजन, जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अब जो उत्तर है वो थोड़े लंबे होंगे, क्योंकि वर्णन करना है या सचित्र दर्शाना है या विस्तार से बताना है। ठीक है, तो प्रश्न है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। पौधों की पत्तियों में पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है, जो सौर ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है। पर्णहरित की उपस्थिति के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं। जड़ों द्वारा मिट्टी से जल अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है और इस प्रकार पत्तियों में जल उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, जड़ों द्वारा मिट्टी से जल अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है और इस प्रकार पत्तियों में जल उपलब्ध हो जाता है। साथ ही वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म पर्णरंध्रों द्वारा पत्तियों के अंदर पहुंचती है। जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित इन प्रकाश रश्मियों को अवशोषित करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर ग्लूकोज, जिसको हम भोजन भी कह सकते हैं, का निर्माण करते हैं और साथ ही प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस बनती है, जो पर्णरंध्रों द्वारा वायुमंडल में निकाल दी जाती है। पौधों द्वारा भोजन यानी ग्लूकोज बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस क्रिया को हम निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन एक बार पहले आप इसको फिर से देख लीजिए। पौधों की पत्तियों में पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है, जो सौर ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है। पर्णहरित की उपस्थिति के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं। जड़ों द्वारा मिट्टी से जल अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है और इस प्रकार पत्तियों में जल उपलब्ध हो जाता है। साथ ही वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म पर्णरंध्रों द्वारा पत्तियों के अंदर पहुंचती है। जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित
इन प्रकाश रश्मियों को अवशोषित करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर ग्लूकोज यानी भोजन का निर्माण करते हैं और साथ ही प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस बनती है, जो पर्णरंध्रों द्वारा वायुमंडल में निकाल दी जाती है। पौधों द्वारा भोजन यानी ग्लूकोज बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है और इस क्रिया को हम निम्नलिखित समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वह समीकरण क्या है। तो यह वह समीकरण है जो आपको दर्शाना है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जल से क्रिया करके सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है और यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और यह समीकरण आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 6CO2 + 6H2O बराबर C6H12O6 + 6O2। ठीक है, आधा हिंदी आधा इंग्लिश नहीं, बल्कि 6CO2 + 6H2O बराबर C6H12O6 + 6O2। ठीक है, तो यह उसका समीकरण हो गया और अभी आपको उसका तो यह हो गया आपका चित्र प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक पौधा है। ठीक है, जो यह पत्ती है सूर्य के प्रकाश पत्तियों द्वारा अवशोषित होता है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्हीं पत्तियों द्वारा अवशोषित होते हैं। भूमि के नीचे से यह जल ग्रहण करते हैं। ठीक है, और भोजन बना करके ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो यह पूरी प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रयोग द्वारा दिखाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। आपको एक प्रयोग दर्शाना है जिसके द्वारा बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, इसे नीचे दिए गए प्रयोग द्वारा दिखाया जा सकता है। प्रयोग के लिए करना क्या है, आपको 2 चौड़े मुंह वाला कांच का गिलास लेंगे, दोनों में पानी भर देंगे। देखिए उत्तर बहुत बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए इसको याद न करके केवल समझिएगा। तो क्या करना है, 2 चौड़े मुंह वाला कांच का गिलास लेंगे, दोनों में पानी भर के हाइड्रिला पौधे की बराबर बराबर लंबाई की एक एक शाखा डाल देंगे। एक गिलास को खुला रखेंगे ताकि उस पर सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मिल सके और एक गिलास को काले कागज से इस तरह ढक देंगे कि इस पर सूर्य का प्रकाश न पड़े। दोनों गिलासों को लगभग 1 घंटे के लिए खुले स्थान में रखेंगे। लगभग 1 घंटे के बाद निरीक्षण करने पर हम पाते हैं कि वह गिलास जिस पर सूर्य का पर्याप्त प्रकाश पड़ रहा है उसमें ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं, जो हाइड्रिला की शाखा द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप बनती है। दूसरे गिलास के काले तरफ से थोड़ा हटाकर देखने पर हम पाएंगे कि इसमें गैस के बुलबुले नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि दूसरा गिलास काले कागज से ढका है, इसमें रखी हाइड्रिला पौधे की शाखा को जल में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल रहा है लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है। फलस्वरूप इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पा रही है और इस कारण बुलबुले भी नहीं बन रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सूर्य का प्रकाश भी अति आवश्यक है। तो यह इसका प्रयोग हो गया। ठीक है, अब इसका चित्र देख लीजिए कि किस चित्र के द्वारा यह प्रयोग दर्शाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यह रहा उसका चित्र। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी ऑक्सीजन के बुलबुले हैं। ठीक है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस पर पर्याप्त मात्रा में आ रहा है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट डाला गया था इसमें। ठीक है, इसमें भी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और इसमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है, इसमें भी ऑक्सीजन गैस के बुलबुले नजर आते हैं और इसको चारों तरफ से ढक दिया गया था तो इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, इस कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, और यह एक गिलास था जिसमें हम पानी नहीं डाले थे। ठीक है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी नहीं हुई और यह पौधा क्या किया, मुरझा गया। ठीक है, तो यही प्रयोग आपको केवल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न है आपका, किसी कीटभक्षी पौधे का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको किसी कीटभक्षी पौधे का सचित्र वर्णन करना है। तो इसमें हम घटपर्णी नामक जो कीटभक्षी पौधा होता है उसके बारे में जानेंगे। तो उत्तर है, घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा होता है। यह मुख्यतः दलदली या अधिक नम स्थानों में उगता है
पौधे तंतुओं के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। तंतुओं के सिरे वाला भाग घड़े के आकार जैसा हो जाता है। घड़े के मुख के ऊपर एक और ढक्कन होता है। घड़े का किनारा अंदर मुड़ा होता है और मुख द्वार पर बहुत सी मधु ग्रंथियां होती हैं। यह पौधा अपने रंगीन चमकदार ढक्कन तथा मधु ग्रंथियों द्वारा कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित कीट घड़े की चिकनी सतह से फिसलते हुए अंदर चले जाते हैं और घड़े का ढक्कन बंद हो जाता है। ये कीट अंदर पाए जाने वाले पाचक रसों द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, पचा लिए जाते हैं। तो यह घटपड़ी का आपका वर्णन था। चित्र देख लेते हैं इसका कि घटपड़ी का चित्र कैसा हो। तो यह चित्र है आपका घटपड़ी का, जो कि एक कीट भक्षी पौधा है। इसमें आप देख सकते हैं इस तरह का इसमें पौधा होता है जिसकी जो पत्तियां होती हैं यही घट के रूप में रूपांतरित हो गई होती हैं, ठीक है। और इसकी जो पत्तियां घट के रूप में रूपांतरित रहती हैं तो ऊपर एक ढक्कन की तरह ऐसी संरचना होती है और इसमें बहुत सी मधु ग्रंथियां होती हैं। जब भी कोई कीट इसमें प्रवेश करता है तो यह ढक्कन धीरे से बंद हो जाता है और इस कीट को क्या कर लिया जाता है, पचा लिया जाता है। और यह पौधे ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। तो इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यह पौधे कीटों का भक्षण करते हैं, ठीक है। तो यह उसका चित्र हो गया। चलिए आगे चल। तो दोस्तों यह इस अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर थे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।